चलो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है बताओ? हम लोग देखते हैं कि कैश का फ्लो कहां कहां हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ा बीएसटी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी हमने कैश को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 डिसीजन हम लोग वहां देख रहे थे, कौन कौन से थे? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। डिविडेंड को मैं एक बार के लिए प्रॉफिट बोल दूं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है कहीं ना कहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सबसे पहले बनाया, इसको बनाने के पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्या है इसके पीछे? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। AS3 हमें 2 मेथड रिकमेंड करता है कैश फ्लो के। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, 2 मेथड है कैश फ्लो बनाने की। फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। हमारे जो सिलेबस में वो कौन सा है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, बट बाद में हमें कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं, जब कैश फ्लो को इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग शुरू करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं और फाइनेंसिंग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, अगर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें इन्वेस्टिंग की, इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी चीज से हमारे पास कितना पैसा आया और कितना गया, इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। बट यहाँ पे जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं और इसमें जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो हम लोग नहीं देखते हैं। यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड क्या बोलेगा? जैसे आपने SPL का फॉर्मेट पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, आप सेल्स लिखते हो, अदर इनकम ऐड करते हो, फिर सब माइनस करते हो। ये कहते हैं कि इस तरीके से करो, और अगर इस तरीके से करें तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है। तुम्हारे क्वेश्चन मैक्सिमम, जैसे RBSC की बात करें तो 4 नंबर का, CBSE में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 6 नंबर में या 4 नंबर में इतनी सारी चीजें पूछनी पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस के अंदर नहीं डाला। कौन सा करना होता है हमें? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो किस तरीके से चलेगा अपना, वो हम लोग देखते हैं। कई बार हम लोग मार्केट जाते हैं, मान लो कि शाम को आप सब्जी लेने गए, ठीक है, सब्जी लाने गए, फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर में आने वाली, मान लो कि आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आम का ऑन एन एवरेज 50 रुपये रेट लगभग रहता है, 50 रुपये किलो के आसपास। और शायद ही कोई ऐसा होगा कि 2-3 किलो से कम आम घर पे लेके आते हो, नॉर्मली ये चलता है। अब हुआ क्या कि तुम्हें ही भेज दिया शाम को कि चलो आज आम लेके आते हैं, जाओ आम लेके आओ। तुम आम लाने गए, एक ठेले पे कुछ इतने से ही आम थे कि 3-4 किलो आम होंगे, ठीक है। घर वालों ने बोला कि 2-3 किलो लेके आने, उसके पास लगभग उतने से ही आम है। तुमने उससे रेट पूछा तो उसने बताया तुम्हें 50 रुपए किलो, या फिर दूसरा ऑफर दिया तुम्हें कि 125 रुपीज के सारे, और तुम्हें लग रहा है कि वो 3 से 4 किलो के बीच है, तो क्या कर सकते हो? सारे ला सकते हैं। या फिर हम लोग 2 किलो लेंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से भी ला सकते हैं, दोनों ऑप्शन अपने पास है। अब अगर तुम 2 किलो आम लेकर के आ रहे हो, तो छांट के अच्छे देख के लाओगे या सीधे उसे डलवा के लाओगे? छांट के लाएंगे। और अगर हम लोग को पता है कि सारे ही दे रहे तो छांट के लाओगे क्या? चाहे सड़ा गला कोई भी बोले तो डाल दो दे भाई, घर ले जाके काट के देखेंगे, अगर आधा काम आने लायक हुआ तो आधा काम में ले लेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो जब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टार्टिंग अगर हम लोग कैश फ्लो की करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम। कोशिश करो कि इन चीजों को तुम लोग कैपिटल लेटर में लिखो। कैश फ्लो सारा ही क्यों तुम्हारा कैपिटल लेटर के अंदर, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग स्टार्ट जब करेंगे कैश फ्लो को, तो क्या स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तब तो लॉटरी लग गई अपनी।
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसी किस्मत का मिलता ही नहीं है, ढूंढना पड़ता है। जब ढूंढते हैं हम लोग तो कंपेयर करते हैं 2 ईयर के डेटा पे करते हैं। एक मान लो कि करंट ईयर आपका और एक है प्रीवियस, इनके डेटा को कंपेयर करते हैं। अब ये कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं, कैश फ्लो में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, इतना सारा डेटा दिया हो, क्या एक एक चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 5 मेजर हेडिंग आती है। फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। असेट्स की बात करें तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स आती है। ये कुछ वो चीजें हैं बेसिक सी जो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझनी है। और इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी जिसको हम लोग पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल देते हैं, देन माइनस टैक्स, देन पीएटी या फिर क्या बोल सकते हैं ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इक्विटी शेयर का डिविडेंड, और हमने कोई प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा कहां पे, रिजर्व के अंदर। हमने कोई प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा किसके अंदर, रिजर्व के अंदर। ये इतनी सी चीजें हमें देखनी होती है इसके अंदर। अब देखो, अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डर्स फंड की, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी चीजें छोड़ दो चाहे एक बार, वी मनी अगेंस्ट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। तो 3 मेजर चीजें आई हमारे पास। क्या क्या चीजें आई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इसके बदले हमारे पास पैसा आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें कब टच करना है, जब हम लोग कौन सी एक्टिविटी में पहुंचेंगे, फाइनेंसिंग में। उससे पहले हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर ही टच करनी है। रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या होगा, पीएनएल हो सकता है हमारे पास, जनरल रिजर्व हो सकता है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व हो सकता है हमारे पास, सीआरआर हो सकता है, डीआरआर हो सकता है, या जितने भी रिजर्व आपने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पढ़े, कोई भी किसी भी नाम से हो सकता है ना। हमें केवल ये देखना है कि इनमें से फ्री रिजर्व कौन से हैं। 2 टाइप के रिजर्व होते हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है कि उनको हम लोग किसी स्पेसिफिक जगह पे ही काम में ले सकते हैं, फ्रीली हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे डिविडेंड वगैरह देना है ना, तो वहां वो काम नहीं आएंगे। उसमें केवल 2 चीजें तो आ गई आपकी, पीएनएल, जनरल रिजर्व, और एक और आता है इसके अंदर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, बट ये मान लो तुम्हारे लिए 3 चीजें काम की है, क्योंकि ये तीनों कौन सा प्रॉफिट है आपका, तुम्हारा ये रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ही क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट बनना। आ रही है बात समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते थे ना हम लोग, याद है एसबीएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है कि बिजनेस से हमें कितने पैसे मिले। तो अगर हम लोग इस ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, आपने क्या किया, सबसे पहले पीएनएल के बैलेंस को कंपेयर किया, जनरल रिजर्व के बैलेंस को कंपेयर किया, कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व है तो इसको उठाया यहाँ से। उसके बाद हमें कहा आना है, यहाँ तक आना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ तक अगर आना है तो यहाँ से ऊपर चलो, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ट्रांसफर टू रिजर्व इसके साथ हो गया। उसके बाद ये दोनों छोड़े, इक्विटी शेयर का डिविडेंड कौन सा इशू आएगा, कि करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का। एक बार के लिए इतना याद रखो कि हम लोग इक्विटी शेयर का डिविडेंड लेंगे और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेंगे, कौन सा अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ आएगा तुम्हें कि अगर करंट ईयर का ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, दोनों का रीजन समझ आ जाएगा। फिर क्या लेना है, टैक्स लेना है। मतलब अगर ये सब मैं जोड़ दूं, इनको जोड़ूंगा यहाँ तक, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गया मैं, और मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या होता है जनरली अपना प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये भी करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का, ये भी समझना है अपने को। तो ईयर कौन सा आएगा वो बाद की बातें हैं, आइटम कौन कौन से जुड़ेंगे वो समझ आ गए, है ना। जनरल रिजर्व, पीएनएल, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब जुड़ने वाले हैं। ये जुड़ करके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो पहले, नहीं है।
ये चीज तो हुई हमारी कंप्लीट। अब वापस हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं एक बार। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल डिस्कशन हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज पे। हम लोग कहाँ आ गए उसके बाद? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आता है इसके अंदर? डिवेंचर्स या लोन? डिवेंचर्स आएंगे या फिर क्या आएगा? लोन। और इन पे हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देना क्या हमारे बिजनेस का पार्ट है क्या? डिवेंचर्स का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे रूटीन ऑपरेशन के अंदर तो हुआ ही नहीं ना। तो इसका जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट मुझे यहाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस इंटरेस्ट की इफेक्ट को मैंने यहाँ डाल रखा है। हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, हम लोग 125 रुपए में वो 3-4 किलो सारे आम लेके आए हैं। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि वो सड़े गले आम कौन से हैं। इसके अंदर वो सारे एडजस्टमेंट कौन से हैं जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। याद करो तुम लोग की 11th क्लास में तुमने P&L बनाया, P&L अकाउंट बनाया था 11th में। 11th में जब हमने P&L अकाउंट बनाया तो क्या देखा? इधर हम लोग लिखते थे बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड। बनाया था कैसा? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। किया था ये सब। और इधर लिखते थे टू बैड डेब्ट्स, टू डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसे बहुत सारे आइटम्स लिखते थे। उसके अलावा टू सैलरी, टू वेजेस, टू सैलरी रागा, टू कमीशन, टू स्टेशनरी, ये सब लिखते थे। और लास्ट में क्या था हमारे पास? नेट प्रॉफिट। यही करते थे हम लोग। अभी भी हमने क्या लिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया, मतलब हम लोग ये चीज उठा रहे हैं। और हमने P&L के सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें इसके अंदर ऐसी है जो कौन सी है, या तो कैश में नहीं है, नॉन कैश है, या कौन सी है? नॉन ऑपरेटिंग है, उन सब का एडजस्टमेंट अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे बात समझ। एक बार बताओ, इंटरेस्ट मिला तुम्हें, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? छोटा मोटा इंटरेस्ट तो बैंक एफडी वगैरह इन सब पे मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर इंटरेस्ट की इनकम कहाँ से होगी? तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है डिवेंचर वगैरह में, या तुम्हारा शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रखा है। डिविडेंड कहाँ से मिलेगा? दूसरी किसी कंपनी के शेयर दे रखे हैं, तो ये सब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है ना? तो ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है ना, और तुम लोग ऑपरेशन के अंदर दिखा रहे हो, तो हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए ना। इसीलिए हम लोग यहाँ से माइनस क्या करते हैं? अभी आएंगे हम लोग 1 by 1 सब पे आएंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पे इंटरेस्ट, अपेड की रिसीव, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना, तो इंटरेस्ट रिसीव प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस। ये इस प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। आया समझ? सिमिलर डिविडेंड के लिए सर इंटरेस्ट रिसीव तो इन्वेस्टिंग का पार्ट। हाँ, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, लेकिन ऑपरेटिंग के अंदर माइनस भी तो करते हैं ना। अभी देखते जाना, आएगा समझ। वहां पे भी क्यों आता है वो भी समझने वाले हैं। रेंट पेड यहाँ लिखते थे क्या? टू रेंट ऑपरेटिंग का पार्ट होता है कि नहीं होता? होता है। और रेंट रिसीव क्यों? फिर दोनों रेंट को अलग अलग क्यों किया हमने? देखो एक बात बताओ, रेंट तुम्हारे पास कैसे आएगा? कोई जगह होगी, तुमने कुछ बना रखा होगा तो ही रेंट आएगा ना। तो उस जगह पे तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा? तो इन्वेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? असेट्स हुई ना तुम्हारे पास, कोई फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स है तो उससे रेंट आ रहा है। वरना क्या ये रेंट और ये रेंट अलग थोड़ी ना है। ये तो क्या तुमने जगह कोई बिजनेस के लिए किराए पे ले रखी, तो ऑपरेशन का पार्ट हो गया। और ये तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तुमने बिजनेस में काम नहीं ले रखी, बाहर किसी को दे रखी है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है ना? तो ये क्या ऑपरेशन का पार्ट है क्या हमारे? अगर मैं ये जगह किराए पे ना दूं तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से माइनस क्या करते हैं? रेंट रिसीव। आ रही है बात समझ? और क्या रह गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। क्या सेल्स असेट्स को बेचना तुम्हारा रूटीन का काम है क्या? नहीं ना। इस प्रॉफिट में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए क्या? ऑपरेशन का पार्ट है क्या? नहीं है, हटा दो यहाँ से। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ से क्या होती हैं? हट जाती है। क्यों हटती है? रीजन समझ आ गया? क्योंकि ये सारी क्या है?
नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जिनको कि हमने क्या कर रखा है, हमारे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो यहां से हटाना सही बनता है इनका। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट हमारा, ये वाले सारे आइटम। बैड डेब्ट्स कैश में होता है क्या? बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या है? हम पैसे मांग रहे थे किसी को, पैसे डूब गए। अब डूब गए मतलब नहीं आने वाले, तो कैश थोड़ी ना दिया। कभी एंट्री की है बैड डेब्ट्स टू कैश? नहीं करी ना, नॉन कैश है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, फिर क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आ रही है बात समझ? इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और ये सारे आइटम कौन से, नॉन ऑपरेटिंग है। बैड डेब्ट्स नॉन कैश है, क्या हमने इस प्रॉफिट में से इसको कम कर रखा है, डेबिट कर रखा है, मतलब प्रॉफिट कम किया ना इसने, तो क्या करेंगे प्लस क्या किया हमने, बैड डेब्ट्स। सिमिलरली डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ऐड करेंगे। जितने भी प्रोविजन है सारे प्रोविजन क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया। एक बात बताओ, जब हमने क्या किया, P&L अकाउंट बनाया, ये जो प्रोविजन यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, वो करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का है? हमने क्या किया, EBIT लिखा तो करंट ईयर का था। जो हमने किया अभी स्टार्ट की EBIT, ये कौन सा है, करंट ईयर का है। माइनस इंटरेस्ट कौन सा है, करंट ईयर का है। फिर EBT, तो ये टैक्स जो है ये कौन सा है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर में हमने जितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम लोग प्लस करते हैं वो कौन सा आता है, करंट ईयर का। क्यों आता है समझ आया? अभी इसका हम लोग अकाउंट भी बनाएंगे, समझेंगे भी कि किस तरीके से वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद सारे प्रोविजन आ गए, बस मेजरली इतनी चीजें आती हैं। एक बार के लिए यही इसको इतना रखते हैं हम लोग। आगे देखो, शेयर होल्डर्स फंड हो गया डिस्कस अपना सारा। इंटरेस्ट से हम लोग चले थे कि इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट यहाँ प्लस होने वाला है, क्यों होने वाला है, रीजन समझ आ गया। आगे चल रहे हैं, डिवेंचर्स इंक्रीज डिक्रीज हुए, तो डिवेंचर्स के बदले हमने क्या ले रखा है, पैसा ले रखा है ना, फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। चेंज अगर डिवेंचर की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो कहाँ देखेंगे, फाइनेंसिंग के अंदर। लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात आई तो यहाँ पे भी देखना और फाइनेंसिंग में भी देखना। नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया अपना। देन करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज कहाँ आनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, क्रेडिटर्स आते हैं और क्या आता है, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स हो गए दोनों मिला करके कंबाइन बोले तो। और क्या आता है, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा, या कोई अनअर्न्ड इनकम है तो वो आ जाएगी, है ना। क्या ये सब हमारे बिजनेस के पार्ट है कि नहीं है, बताओ। क्रेडिटर से गुड्स खरीदते हो ना, तो ऑपरेशन का पार्ट है कि नहीं है। बिल्स पेबल गुड्स के अगेंस्ट में इशू करते हैं, एक्सपेंसेस कुछ आउटस्टैंडिंग है, अनअर्न्ड इनकम, तो सारे के सारे के ऑपरेशन के पार्ट है। तो ये कहाँ जाना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना चाहिए ना। इसीलिए जब हम लोग ये सब कर चुके होते हैं तो उसके बाद क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। रीजन क्या कि वर्किंग कैपिटल के जितने आइटम है वो सारे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं हमारे, तो इनका इफेक्ट हमें यहाँ लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करंट असेट्स की, तो डेटर्स, VR, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए तुम्हारे, अगर कुछ असेट्स में है कुछ, या शॉर्ट टर्म एडवांस कर देते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, शॉर्ट टर्म एडवांस, कैश, बैंक, तो कैश और बैंक या फिर शॉर्ट टर्म एडवांस जो 90 डेज में मार्केटेबल सिक्योरिटी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये तो क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग विद इन 90 डेज कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसके अंदर और कंसीडर हो जाती है, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे। बाकी ये सब चीजें बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है ना, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आनी चाहिए। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस के केस में चार चीजें हो सकती है, करंट असेट्स इंक्रीज, करंट असेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज
ठीक है, फिर से समझने के लिए चलते हैं बैलेंस शीट पे। ये हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट। इधर लिखा मैंने कैश मान लो, बैंक, इन्वेंट्री, उसके बाद डेटर्स ले लो, बीआर ले लो, ठीक है। इधर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इतना ही लिख लेते हैं एक बार, बाकी कितने भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना, हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी फिक्स सेट्स वगैरह नहीं है, एक बार इसको समझना है तो इसी से रिलेट करके देखते हैं हम लोग। बीआर मान लो कि आपके कितने हैं 5000 के, डेटर है 15000 के, 20 का इन्वेंट्री, 30 का बैंक बैलेंस और 10,000 का कैश, टोटल कितना हो गया 80,000, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिटर हमने माने 35,000 रुपीज के, बिल्स पेबल मान लो 15,000 का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हो गए 30,000, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुमने गुड्स बेचा, तुम्हारे डेटर अगर बढ़ गए, यहाँ पे डेटर 15 की जगह अगर 20,000 है तो टोटल इक्वल करने के लिए कैश कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अभी एक तरीका ये समझ रहे हैं हम लोग, फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझने वाले हैं। मतलब अगर इसी साइड में चेंज हो रहा है करंट असेट्स वाली में तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, अगर इधर चेंज करें, क्रेडिटर अगर 45 हो गया तो कैश 15 करना पड़ेगा, फिर हमें टोटल चेंज हो जाएगा ना। आया समझिए। दूसरा तरीका देखो, ये मान लो ये क्या है, ये लड़की है और ये क्या है लड़का है, ठीक है। ये क्या है लड़की है और ये क्या है लड़का। लड़का लड़के की बात ज्यादा मानेगा या लड़की की, लड़की की मानेगा ना। तो जैसा ये कहेगी वैसा ये करेगा, तो अगर यहाँ बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ना है, और ये कहेगी नहीं करना तो ये नहीं करेगा, तो यहाँ अगर कम हुआ तो यहाँ पे भी कम होगा। लड़का लड़के की बात कम मानेगा, मतलब यहाँ उल्टा चल रहा है ना, कि अगर ये बढ़ा, अगर करंट असेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, करंट असेट्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लड़के लड़के हो गए ना। अब लड़की की बात आई, अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है प्लस करेंगे और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो आ रहा है समझ, रहेगा ध्यान, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एक बात बताओ, टैक्स पेड, ये तो हमने अब तक क्या चीजें करी सारी, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्या टैक्स का पेमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या टैक्स का पेमेंट बिजनेस का पार्ट है या नहीं है ना। और कैश का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा, उससे जो टैक्स पेड किया उससे आउटफ्लो होगा, प्रोविजन से तो आउटफ्लो नहीं होता। तो हमने प्रोविजन को इसलिए क्या कर दिया, प्लस कर दिया ना, आ गया ठीक है, यहाँ ये है प्रोविजन फॉर टैक्स हमने प्लस कर दिया ना, क्योंकि एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। बट यहाँ पे अब टैक्स पेड माइनस करेगी नहीं करेगी, एक्चुअल में कैश गया ना, तो इसलिए लास्ट में क्या करते हैं टैक्स। आया समझ, ये माइनस कर दोगे, उसके बाद क्या आ गया तुम्हारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना। अभी हमने ये सब चीजें क्यों करी, हम वो सस्ते के चक्कर में पड़े कि 125 रुपए में सारे आम दे दो, तो जो खराब थे वो निकालने पड़े, है ना। अब जब हम लोग खराब लाए ही नहीं तो ऐसे सेलेक्ट करके अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं ना। तो जब हम लोग आते हैं किस पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर से हम लोग बैलेंस शीट वही देखते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, कहां से किया था, शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर फंड कहां गया, फाइनेंसिंग में, किसको छोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस को, उसके चेंजेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो करंट असेट्स हम लोग समझ चुके हैं कहाँ काम आएगी, करंट लायबिलिटी समझ चुके हैं कहाँ काम आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी समझ आ गया कैसे यूज करना है, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अभी क्या बचा होगा, केवल नॉन करंट असेट्स। और इसके अंदर जो पैसा लगता है वो कौन से डिसीजन में पढ़ा हमने, बीएसटी में, इन्वेस्टिंग में। तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। असेट्स अगर खरीदी तो पैसे जाएंगे और बेची तो पैसे आएंगे। अब चाहे वैल्यू कितनी भी हो, हमें केवल ये देखना है कि असेट्स परचेज कितने की करी और सेल कितने की, उसके प्रॉफिट और लॉस का कोई रोल है क्या। ऑपरेटिंग में किया हमने, क्यों किया, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट था। यहां नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे,
क्योंकि हम यहाँ तो केवल वो चीजें उठा रहे हैं जो हमारे काम की है, तो एक्स्ट्रा चीजें उठा के क्यों लाए? क्या देखना है कैश का फ्लो कितना हुआ, तो केवल वो देखो ना जिससे कैश का फ्लो हुआ है। असेट्स को बेचने से कैश का फ्लो हुआ, असेट्स को खरीदने से कैश का फ्लो हुआ। प्रॉफिट और लॉस से कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं ना, पैसे तो उतने ही आए ना जितने में बेची है और खरीदी है। तो इसलिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग लिखते हैं साथ में, और माइनस क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। आया ये समझ? इसमें कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम लोग बात करें फाइनेंसिंग की, कैश फ्लो फ्रॉम अगर हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनेंसिंग की। अब एक चीज, इन्वेस्टिंग में कुछ और भी रह गया हमारा, देखो और क्या आ सकता है। अब देखो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ का है, फिक्स एसेट्स में हो गया या इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम लोग किसमें कर सकते हैं, या तो डिवेंचर्स में या शेयर्स में। हमने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, तो क्या हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा क्या? प्लस करना चाहिए क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव? बताओ। तो इंटरेस्ट पेड माइनस भी करना चाहिए क्या यहाँ पे? एक बात बताओ, इंटरेस्ट पे किस पे करोगे, डिवेंचर्स पे, और डिवेंचर्स के मतलब हमने क्या ले रखा है, पैसा ले रखा है, मतलब कहाँ जाना है, फाइनेंसिंग में, वो यहाँ नहीं आएगा, केवल इंटरेस्ट रिसीव आएगा। सिमिलरली डिविडेंड, डिविडेंड अगर रिसीव हुआ तो यहाँ आएगा, क्यों आएगा? अगेन हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। यहाँ में रेंट रिसीव हुआ है तो यहाँ आएगा, क्यों मिला रेंट हमें, क्योंकि असेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लैंड बिल्डिंग कुछ ले रखी होगी हमने। आ रही है बात समझ? तो अब ये नहीं रखना कि अगर ये चीजें दो जगह जाने वाली है, ये एक जगह जाने वाली है। हर एक चीज का रीजन देख लो कि इस वजह से ये यहाँ आने वाली है। उसके अलावा और क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर, गुडविल परचेज, तो वो तो फिक्स एसेट्स परचेज ही होगी ना। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ गई। हाँ, ऊपर हमने छोड़ दिया ऑपरेटिंग के अंदर गुडविल रिटर्न ऑफ, जितने भी हमारी क्या है इंटेंजिबल असेट्स हैं, तो एक्चुअल के अंदर उनकी वैल्यू को कमी तो करते हैं। टेंजिबल असेट्स पे क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल पे क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, है तो दोनों ही नॉन कैश ना। तो इसलिए फिर उसको ऑपरेटिंग के अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। गुडविल अगर इंक्रीज हुई तो इंक्रीज कैसे होगी, गुडविल के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये बोलता है, AS 26 बताता है हमें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, केवल परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब जब दाम दिए हैं ना, पैसे दिए हैं, तब तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, और पैसे ही नहीं दिए तो बोले रिकॉर्ड ही किस चीज के लिए करना, फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते। ये रीजन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो इसके अंदर नहीं आती, हमारी बुक्स के अंदर नहीं आती। एक और कॉन्सेप्ट भी आपका है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, और एक आपका वो है जिसके अंदर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। AS2 जैसे इन्वेंट्री का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं ना, तो वहां पे भी लिखा जाता है, और सब जगह यही बोला गया कि आप किसी भी असेट्स का वैल्यूएशन अगर करोगे तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस उस पर हमें करना है, ड्यू टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, डीम्ड प्रॉफिट को नहीं करना। पढ़ा है, 11th में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही आता है, पढ़ा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अब समझ गए। तो वो क्या कहता है, कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, खर्चा कितना है अभी, सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, हमने खुद ने काम किया, हमने खुद ने नाम कमाया, हमारी रेपुटेशन के कारण हमने क्या किया, गुडविल बनाई है, तो क्या उसके लिए हमने कोई पैसे पेमेंट किए क्या, नहीं किए ना, तो कॉस्ट क्या हो गई, जीरो हो गई ना। इस वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। आई समझ? और गुडविल अगर इंक्रीज होगी तो भी फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही लेनी है हमने, किसी को छोड़ना नहीं है, दोनों आ जाएगी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सही है? और क्या रहेगा इसके अंदर, मेजरली इतनी ही चीजें आती है, कुछ और है? अब क्या, कहां चले नेक्स्ट, किस पे चले, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, फाइनेंस, मतलब हमारे पास पैसा कहां कहां से आया है, कहां कहां से आ सकता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट,
थोड़े टाइम 2-3 साल पहले तक बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मानते थे। 3-1 साल पहले लोग इसको चेंज किया और बैंक ओवरड्राफ्ट को किसका पार्ट बना दिया, फाइनेंसिंग। बैंक लोन, कोई भी लोन मान लो, जो भी लॉन्ग टर्म लोन है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ये सब लिए हमने इंक्रीज हुए हैं तो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। और अगर रिडम्पशन किया हमने, रिडम्पशन किसका किया, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर्स का, या बायबैक किया हमने किसका, इक्विटी शेयर्स का, तो ये और क्या आएगा, जब ये सब लिए हमने तो इन सब पे किसी पे इंटरेस्ट, किसी पे डिविडेंड का पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड लिख देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड। अब फिर से इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आते ही हमारे सामने क्वेश्चन राइज हो गया, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट किस पे दोगे, जितना पैसा तुमने इस साल काम में लिया है। तुम्हारे सामने बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिवेंचर्स मेरे पास स्टार्टिंग में 2 लाख थे और अभी 4 लाख है। स्टार्टिंग में कितने थे, 2 लाख थे और अभी कितने हैं, 4 लाख है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि मैं इंटरेस्ट कितने पे पेमेंट करूंगा, 2 लाख पे कि 4 लाख पे। तो ये देखो, ये जो 2 लाख के डिवेंचर तुमने इस साल इशू किए होंगे, ये कब इशू किया है। अगर स्टार्टिंग में इशू किया है तो 4 लाख रुपए पूरे साल काम में आए, तब तो 4 लाख पे दे दोगे। और अगर ये 2 लाख के डिवेंचर तुमने लास्ट में इशू किया, एक बार इसको फिगर को चेंज करके 3 लाख कर लो, क्योंकि 2-2 लाख इक्वल रहेगा ना, तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टार्टिंग में 2 लाख थे और एंड में कितने हैं, 3 लाख। अगर ये 1 लाख के डिवेंचर मैंने 1 अप्रैल को इशू कर दिए, तब तो ये 1 लाख रुपए अभी तो पूरे साल काम आया ना, तो मुझे इंटरेस्ट कितने पे देना चाहिए, 3 लाख पे। और अगर ये 1 लाख के मैंने लास्ट में इशू किए हैं, तो पूरे साल मेरे पैसा कितना कमाया, 1 लाख की 2 लाख, 2 लाख, तो मैं इंटरेस्ट कितने पे दूंगा, 2 लाख पे। आया ये समझ, ठीक है। सेम चीज प्रेफरेंस शेयर के लिए होगी कि हमने डिवेंचर्स को कितने टाइम के लिए काम में लिया है, ठीक है। तो डिवेंचर समझ आया कि कब हमें ओपनिंग लेना है, कब हमें क्लोजिंग। इंटरेस्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि इशू हमने स्टार्टिंग में माना है, स्टार्टिंग में बोला हुआ है या लास्ट में बोला हुआ है। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो क्लोजिंग में, ओपनिंग पे। हम लोग ये मानते हैं कि जो भी डिवेंचर्स हमने इशू किया वो एट द एंड ऑफ ईयर की है। अगर आप ओपनिंग पे कराओगे या आप क्लोजिंग पे कराओगे तो भी इशू नहीं है। आप नीचे लिख करके आ जाना साथ में कि हमने ये माना है कि डिवेंचर्स को एट द बिगनिंग इशू किया, तो आप क्लोजिंग पे कराओ। आगे बात समझ, तुम्हें क्लियर है, समझ आया हुआ, बुक के अंदर लिखा हुआ वो है, तो तब तक तो ठीक है, या क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारे पास चॉइस रहती है कि हम उसको ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ भी मान करके आ सकते हैं, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ने वाला। क्यों, जो इंटरेस्ट पेड यहां तुम लोग माइनस कर रहे हो, उसी इंटरेस्ट पेड को तो तुमने ऊपर प्लस किया था ना, ऑपरेटिंग में प्लस भी तो किया होगा हमने, तो वहां पे वही तो प्लस किया था। आ रही है बात समझ, तो फाइनल आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। डिविडेंड पेड कौन सा, प्रीवियस ईयर की करंट ईयर, सेम नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, पहले क्या था, पहले हम लोग परपोज डिविडेंड को लायबिलिटीज दिखाते थे, परपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में एज करंट लायबिलिटीज दिखाते थे हम लोग। अब डिविडेंड, परपोज डिविडेंड को लायबिलिटीज नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज दिखाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब उसको अब तक मैंने बुक्स में एडजस्ट नहीं किया, तो जब तुमने इस साल अब तक इसको बुक्स के अंदर घुसने ही नहीं दिया, तो बेचारे को माइनस क्यों कर रहे हो। तो कौन सा, प्रीवियस ईयर का। परपोज डिविडेंड किसका, ऊपर माइनस भी कौन सा था, प्रीवियस ईयर, और ऊपर प्लस भी था प्रीवियस ईयर, और यह माइनस भी प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का कोई रोल है ही नहीं। और इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, सेशन के बीच में देते हैं, सेशन के बीच में देते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार स्कूल में बैठे हैं, कोई ऐसी बात होगी, एक तो ऐसा होता है कि अभी किसी को बतानी है, तो एकदम से बाहर गए और अब फूटेंगे हम जाते ही, बोले बस अभी अभी बतानी है। दूसरा क्या, बोले वेट कर सकते हैं, छुट्टी होगी उसके बाद बताएंगे। छुट्टी होगी उसके बाद बताएंगे मतलब क्या है, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड होने के बाद एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, वो एकदम से गुब्बारा भर गया, बहुत सारा प्रॉफिट आ गया, बोले ना बांटू तो काम नहीं चलेगा, या हमें कुछ एडवांटेज लेना है इस चीज का,
कि अगर आज डिविडेंड डिक्लेयर कर दे हमारे शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, हमें नए शेयर इशू करने हैं, मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ानी है, तो क्या करो, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। ये आती है स्ट्रेटजीज के अंदर, फाइनेंसिंग जो स्ट्रेटजी होती है ना उसके अंदर ये चीजें कवर होती है। तो ये आया समझ। अब ये समझ आया करंट ईयर का क्यों आ रहा है, कहीं पे आ रहा है तो प्रीवियस ईयर का आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अब कोई डाउट है तो कैश फ्लो में बताओ। इसके बाद हम लोग लास्ट में ऐड क्या कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ Opening. ओपनिंग वाले ऐड कर देंगे, तो आंसर किसके इक्वल आ जाना चाहिए, क्लोजिंग के। इससे तुम जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे हैं सारे सोल्व करके देख सकते हो, कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो, ठीक है। सर वो अकाउंट बनता है। चलो अब हम लोग कुछ इसके अंदर क्या होता है, वर्किंग नोट बनते हैं, है ना। उन वर्किंग नोट के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक तो वर्किंग नोट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाला। दूसरा क्या आ सकता है हमारे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। फिक्स एसेट्स परचेज कितनी करी हमने, केवल ये देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें कई बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन रहता है क्वेश्चन में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, आज तक कितना डेप्रिसिएशन हमारा टोटल लगा है। दो मेथड हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। क्या होता है, हमने असेट्स परचेज की तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। दूसरी फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग असेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, नहीं वो एक्टिंग कर रही थी। टू असेट्स। और डेप्रिसिएशन को फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं P&L में, तो P&L जिसको कंपनी की लैंग्वेज में तुम लोग क्या बोलने लगे, SPL, बात तो एक ही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, SPL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये तो फॉर्मेट कब चलता है, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते। जब हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी क्या होती है, सेम होती है। सेकंड एंट्री के अंदर क्या होगा, ये जो असेट्स की वैल्यू हमने कम की है ना, ये हम लोग कम नहीं करते, तो क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और थर्ड एंट्री सेम होती है आपकी, P&L में डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। जब हमने फर्स्ट मेथड फॉलो किया ये वाला, मान लो आपने असेट्स परचेज किए 2 लाख रुपीस की, तो एंट्री क्या हुई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 2 लाख रुपीस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक बार हम लोग मान लेते हैं कि 10% और WDV मान लो, SLM मान लो, कोई भी मान लो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार 10% WDV मान लेते हैं। 2 लाख की असेट्स से पूरे साल काम में ली, डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, 20,000। असेट्स का बैलेंस कितना बच गया, 180, टोटल 2 लाख। नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, फिर इस बैलेंस को आगे कैरी करने वाले हम लोग, टू बैलेंस BD, कितना, 1,80,000। एट द एंड ऑफ ईयर हमने क्या किया, असेट्स को बेच दिया, पूरे साल काम में लिया, पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 18,000। बेचा कितने में, तुम्हारी मर्जी, कितना भी बता सकते हो, मतलब 162 वैल्यू बच रही है ना अपने अकॉर्डिंग, तो हम लोग एक बार के लिए 155 ले लेंगे और एक बार 170 ले लेंगे या 180 ले लेंगे, इससे कुछ ज्यादा कंपेयर करके। एक बार के लिए हम लोग समझते हैं हमने बेचा इसको कितने में, 1,55,000। तो क्या दोनों साइड इक्वल हो गई क्या, नहीं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, या बाय P&L लिख सकते हैं एक बार के लिए हम लोग समझने के लिए। अब यहां से अगर हम लोग सिंपल इसको ही समझते हैं एक बार, और डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाए तो क्या आएगा, पहले साल में क्या जाएगा, 2 असेट्स, कितना, 20,000। दूसरी एंट्री नेक्स्ट ये वाली है ना, तो क्या होगा भाई, SPL कितना, 20,000। नेक्स्ट ईयर 18 और 18,000। ये समझ आ रहा है कि जब हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से चलता है, पहले साल
कैश फ्लो में ये ऐड होगा, दूसरे साल का बना रहे तो ये वाला ऐड होगा, ऑपरेटिंग के अंदर ये प्लस हो जाएगा 7000, लॉस अगर है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाने वाला है। परचेज ये थी, ये फाइनेंसिंग में जाकर के माइनस हो जाएगा, सॉरी इन्वेस्टिंग में जाकर के माइनस हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। ये चीजें समझ आ रही है। अगर यही सारी चीजें, और हमें अकाउंट कौन सा बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है अब हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहले साल असेट्स परचेज करिए, एंट्री करिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने असेट्स में क्या लिखा, टू बैंक। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे अब, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो क्या असेट्स की वैल्यू कम होगी क्या, तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, और असेट्स कितने की बच गई हमारी पूरी, 2 लाख की ही बच गई। आ रही है बात समझ। फिर अगले साल बैलेंस कितना जाने वाला आगे, 2 लाख ही जाने वाला है। अब जब बेचा तो पूरे 2 साल काम में लिया, वो डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, देखो ये एंट्री है हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखूं मैं, बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का कितना लगा, 20,000 लगा। अब इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया मैंने, नेक्स्ट एंट्री क्या की, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहीं और यूज आया क्या अपना, तो ये क्या बच गया मेरे पास, बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना, 20,000। आ रही है बात समझ। अगर एक साल बाद में बात करूं तो देखो 2 लाख क्या है, डेबिट है मेरे पास बैलेंस, और 20,000 क्या है, क्रेडिट बैलेंस है ना। तो नेट 1,80,000 की तो सेट्स बची थी। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया, पहले जो एक अकाउंट के अंदर काम कर रहे थे उस काम को 2 अकाउंट में डिवाइड कर दिया, है ना। पहले मैं यहीं पे वनिटी बैलेंस रख रहा था, अब वो यहां ना करके 2 अलग अलग अकाउंट में, 2 लाख माइनस 20,000, नेट 180 बचना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट ईयर भी ये क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी कितना, 20,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाया हमने, बाय डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 18,000। टोटल कितना हो गया, 38। अब अगर असेट्स नहीं बेचूंगा तो यहाँ क्या जाएगा, टू बैलेंस सीडी, और बेच दिया तो इसको ट्रांसफर वहां करना है असेट्स अकाउंट में, यहाँ लिखूंगा टू असेट्स अकाउंट कितना, 38,000। अब यहां से ये कहां जाएगा, असेट्स के अकाउंट में, यहां से जाएगा ये असेट्स में। कहां से आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 38,000। बेचा कितने में था, 155 में, तो बाय बैंक 1,55,000, और बाय लॉस ऑन सेल 7,000। ये दूसरा समझ आ गया। अब बात ये आती है कि तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और इधर फिक्सेड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तुम्हें। अब तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन कौन सा निकालना है, करंट ईयर का। वो कहां से आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ये वाला जो अमाउंट है ये कहां चला जाता है हमारा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास ये खर्चा हमने इस साल पीएनएल में लिखा है जो कि नॉन कैश है, इनका बाकी सबका कोई रोल है ही नहीं। यहां अगर हम लोग देखें तो एक तो ये बैंक और एक ये लॉस हमने इस साल पीएनएल में ट्रांसफर कर रखा है ना, तो ये पीएनएल के अंदर है। इसके 1-2 क्वेश्चन हम लोग और भी ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एक और चीज जो आपको परेशान कर सकती है वो कौन सी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। इसको हटा दे। अभी देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स असेट्स है कि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो लिख दूं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। जो भी बैलेंस है वो यहां जाएगा ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। टैक्स का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, तो लिख दो टू बैंक, और ये क्या हो गया हमारा, टैक्स पेड, जो कि हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर लास्ट में माइनस करते हैं, और इधर क्या, बाय पीएनएल बाय एसपीएल, जो हमने करंट ईयर का बनाया है। और ये हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमें क्या करना पड़ता है, और ये क्या करते हैं, माइनस। आगे बात समझ। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर 2 ही वैल्यू दे रखी है कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन का, क्लोजिंग दे रखा है, ये दोनों ही नहीं है,
इसका मतलब तुमने इस साल इसका तो पेमेंट किया होगा और ये तुमने नया प्रोविजन बनाया है ना। यहाँ पे मान लो कितना है 5,000 और यहाँ पे कितना है 7,000 7,000। तो फिर क्या हमने पेमेंट इस साल जो लास्ट ईयर प्रोविजन था उसका पेमेंट किया होगा 5,000 और इस साल बनाया कितना होगा 7,000। आ रही है ये बात समझ। अगर तुम्हें बोल दिया कि इस साल तुम्हारा टैक्स पेड कितना है 3,000 है तो प्रोविजन कितना बना 5 का बन गया। टैक्स पेड तुम्हारा 13,000 है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टैक्स पेड अगर 2,000 है तो ये 4,000 हो जाएगा। या फिर इस साल तुमने P&L में प्रोविजन कितना बनाया 8,000 बनाया तो टैक्स पेड कितना निकालो निकाल सकते हैं 6,000। ये अगर 18 है तो 16, ये अगर 5 है तो 3। मतलब या तो तुम्हें 2 वैल्यूज गिवन रहेगी क्वेश्चन में या 3 रहेगी और एक को तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 2 ही वैल्यू दे रखी तो सिंपल सा है तुम्हारे लिए बहुत आसान है, अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर 2 नहीं 3 वैल्यू दे रखी है फिर अकाउंट बना के चेक कर। सेम चीज इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्सेड्स का चलता है वैसे ही चलने वाला है। ओपनिंग बैलेंस अगर हम लोग बात करें किसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तो ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा टू बैलेंस बीडी असेट्स है ना। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद परचेज किया तो टू बैंक, सेल किया तो बाय बैंक और बाय बैलेंस सीडी। इसके अलावा अगर बेचा प्रॉफिट हुआ तो टू P&L और लॉस हुआ तो बाय P&L। सिंपल सी चीज वैल्यूज अगर लिख के करोगे तो समझ आ जाएगा। जैसे फिक्सेड्स में किया सिमिलर उसी पैटर्न पे सारे एसेट्स के अकाउंट बन जाते हैं। तो आई थिंक कैश फ्लो का फॉर्मेट पूरा एडजस्टमेंट सारे और जो भी अकाउंट बनते हैं सब हो गए कंप्लीट। और कुछ हो तो पूछ लेना फिर डिस्कस करें।